Good morning, dear students. Today I am here with you to discuss some important and the remaining topics of our chapter Government Budget and the Economy. Actually, we were already discussed about the revenue receipts, the capital receipts, and after that the budget expenditures, which include the revenue expenditures and the capital expenditure. So today we are discussing about the remaining topics and some revision portions of the previous lectures. So let us take a look on the topics which we are discussing today. The topics are structure of government budget. It means the previous lecture which we had already completed. We can take a glance, a quick revision of that. After that, difference between the revenue expenditure and the capital expenditures. Then difference between the revenue budget and the capital budget. And the last portion is budget deficits, which includes three types of deficits: revenue deficits, then fiscal deficits, and after that primary deficit. So let us start our topic with the first point, structure of government budget. So here is our government budget. Government budget includes two types of portions. First one is budget receipts and second one is budget expenditure. Now there is a further division of budget receipts and budget expenditures. Actually, budget expenditures are in three portions, we can say. So let us see. Budget receipts, it means inflows of income. गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आ रही है, वो किसका पोर्शन होंगे? आपका रेवेन्यू रिसीट्स का. सो जो बजट रिसीट्स हैं उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? फर्स्ट इट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकेंड थिंग इट इंक्लूड्स कैपिटल रिसीट्स. देन आफ्टर दैट सेम इसी तरीके से बजट एक्सपेंडिचर्स में क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट here is revenue expenditures, then after that capital expenditures, and the last portion is the two type of expenditures which government is planning to abolish the system of the classification of that point, and the point is planned and non-planned expenditure. Non-planned एक्सपेंडिचर्स. मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट अभी जब से प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट हुआ है नीति आयोग में, उसी के बाद एक प्लानिंग की जा रही है कि इस क्लासिफिकेशन को भी फिनिश कर दिया जाए. बट प्रेजेंटली ये यूज किया जा रहा है, तो अभी हम इसे यहाँ पे कंसिडर करेंगे. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट बजट. ये सब चीजें हमारे गवर्नमेंट बजट का पार्ट होती है. अब रेवेन्यू रिसीट्स में और कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स में आपकी कोई एसेट नहीं इंक्रीज हो रही है, या सॉरी कोई एसेट आपको सेल नहीं करनी पड़ रही है, और ना ही यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है. तो कौन सी इनकम्स ऐसी होंगी जहां पे दोनों चीजें नहीं होती है? टैक्स इनकम्स. टैक्स इनकम्स में आपके इनकम टैक्स हो गए, आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया जो बिजनेस से रिलेट करता है, कस्टम ड्यूटीज हो गई, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के लिए इनकम का पोर्शन है. इसके बाद आती है नॉन टैक्स इनकम्स, जिसमें गवर्नमेंट जो भी फीस, फाइन्स, जो भी इस तरह की चीजें आपसे चार्ज करती है. सो ये सब चीजें किसका पार्ट हो जाएंगी? नॉन टैक्स इनकम्स का. अब इसके बाद आती है कैपिटल रिसीट्स, जहां पे गवर्नमेंट के पास रिसीट्स तो आ रही हैं, बट इस केस में गवर्नमेंट जो है या तो वो असेट्स को सेल करेगी, उसकी असेट्स डिक्रीज हो जाएंगी, अदरवाइज उसकी लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी. मींस पैसे का इनफ्लो आएगा, बट उसको आपको बर्डन की तरह लेना है, जिसे आप इन फ्यूचर पे करेंगे, रीपेमेंट का पोर्शन रहेगा वहां पे. सो इसे हम डिवाइड करेंगे थ्री पार्ट्स में. फर्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज रिकवरी ऑफ लोन्स. जब लोन्स रिकवर हो जाते हैं तो एक तरीके से एसेट्स क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है, रुक जाती है, कैश का इनफ्लो आपका रुक जाएगा. उसके बाद आफ्टर दैट गवर्नमेंट जो है इसी तरीके से बोरोइंग्स करके भी पैसे को जनरेट करती है. सो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज. नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है लाइबिलिटीज हैं, इट मींस इट क्रिएट्स फ्यूचर बर्डन.
ये आपके लिए क्या क्रिएट करेंगी, ये आपके लिए फ्यूचर बर्डन को क्रिएट करेंगी। सेम इसी वे में एक और पोर्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, अदर रिसीट्स। और कहाँ से गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आती है, अदर रिसीट्स में आपका आ जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। इट मीन्स जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर देती है इनकम को जनरेट करने के लिए या इनफ्लोज को लेने के लिए, जब उससे पैसे की रिक्वायरमेंट है, सो उस केस में डिसइन्वेस्टमेंट को भी यूज किया जा सकता है। सो ये सभी पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के लिए इनफ्लोज हैं। एक केस में गवर्नमेंट का कोई बर्डन नहीं है, कोई एसेट डिक्रीज नहीं हो रही है, दूसरे केस में या तो एसेट डिक्रीज होगी या फिर आपकी लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी। ये हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, बजट एक्सपेंडिचर्स विच इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या चीजें आती हैं, एक तो रिसीट्स में क्या हो रहा है, इनफ्लोज थे, एक्सपेंडिचर्स अब आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इट मींस आप खर्चा कर रहे हैं, तो आउटफ्लोज क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपकी क्या चीजें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, या तो गवर्नमेंट की एसेट इसमें डिक्रीज होगी, इस केस में इस केस में भी सेम, गवर्नमेंट जो है इस तरह के पेमेंट्स कर रही है जहां से उसे रिफंड में कुछ नहीं मिल रहा है। इट मींस ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिसे करने से ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है और ना ही गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो रही है। आप जब भी कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, या तो आप एक्सपेंडिचर इसलिए कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टीज या किसी भी चीज का पोजेशन लेना चाह रहे हैं, उसको परचेज कर लेते हैं, तो आपकी एसेट इंक्रीज हो जाती है। अदरवाइज आप चाहते हैं कोई लाइबिलिटी आपकी थी पहले की, उसको बर्डन को आप डिक्रीज कर लें, इसलिए आप पेमेंट्स करते हैं। बट इस केस में ना लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी ना एसेट्स इंक्रीज होंगी, फिर भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो ये कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है, क्या उसके बदले में हमें कुछ मिलता है, नहीं। तो जो भी हमारे वेज बिल हैं गवर्नमेंट के, जो भी गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करती है, जो भी वो लोगों को सैलरीज प्रोवाइड कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं जो ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट देती है, ये सभी चीजें किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। बिकॉज इन सभी के रिटर्न में एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कर रही है, कैश को कम करती जा रही है, बट ना एसेट्स बढ़ रही हैं और ना ही लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो आपकी एसेट और लाइबिलिटीज जो हैं उन दोनों में यहाँ पे चेंज आएगा, या तो आपकी लाइबिलिटीज इफेक्ट होंगी या फिर आपकी एसेट्स पे इफेक्ट आएगा। इस केस में फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड इक्विपमेंट परचेज कर लिया, कोई लैंड एंड मशीनरी परचेज कर ली, लैंड एंड इक्विपमेंट परचेज कर लिया, तो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने यहाँ पे किए, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने शेयर्स को परचेज कर लिया, तो क्या होगा, आपकी एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। अदरवाइज गवर्नमेंट ने कोई पेमेंट्स कर दी लोन की, तो उससे क्या होगा, आपकी बर्डन डिक्रीज हो जाएंगे। इट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटस को कंप्लीटली चेंज करते हैं, या तो एसेट्स पे इफेक्ट आता है या फिर लाइबिलिटीज पे इफेक्ट आता है। अब प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डिफरेंसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उन्हें यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, इतना हम देखते हैं कि नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर है, यही नॉन प्लान एक्सपेंडिचर फिस्कल इनडिसिप्लिन को क्रिएट करता है, क्योंकि जब आप अनप्लान्ड चीजें करते हैं, एकदम से कोई खर्चा आपका आ जाता है, तो वो आपके प्रॉपर बजट को डिस्टर्ब कर देता है। तो जहां पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट हम ना कर पाए बिकॉज ऑफ दैट नॉन प्लान पोर्शन। सो ये चीजें डेफिसिट्स को क्रिएट करती हैं। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बजट का, जो हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो रिलेट करता है कि आप गवर्नमेंट बजट जो है उसे एक सेकंड नेम से भी बोल सकते हैं या उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसी स्ट्रक्चर को
उसी गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर को हम एक और टर्म्स में भी डिस्कस करते हैं। बजट, गवर्नमेंट बजट may be studied in terms of अभी हमने किस वे में उसको डिस्कस किया, हमने 2 पॉइंट्स लिए, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर्स, बट इसका एक और वे भी है, इसे हम रेवेन्यू बजट में भी शो कर सकते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल पोर्शंस को अलग कर लेंगे और रेवेन्यू पोर्शंस को अलग कर लेंगे। तो ये एक सेकंड वे है जिसमें आप अपने बजट को एक्सप्लेन कर सकते हो, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट में आपकी 2 चीजें आएंगी, सेम वैसे ही कैपिटल बजट में भी आपकी 2 चीजें आ जाएंगी। रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड revenue expenditure. It means both the terms which are related with revenue are included under revenue budget. वो दोनों आपने कहाँ इंक्लूड कर दी, रेवेन्यू बजट में। सेम इसी वे में इस केस में क्या आ जाएंगे आपकी, कैपिटल रिसीट्स एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। So this is the second way in which you can also study your गवर्नमेंट बजट। आप इस तरीके से भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन द 4 पॉइंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक के लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ा है उन्हें ये डिफरेंसेस बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों ही चीजें एक्सपेंडिचर से ही रिलेट कर रही हैं, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डज नॉट इम्पैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा आपका इस पर। गवर्नमेंट इस तरह के जब एक्सपेंसेस करती है तो ना लाइबिलिटीज इफेक्ट होती है ना ही एसेट, जो है वो एज इट इज चल रहा है, बट ये एक्सपेंसेस उससे अलग हो रहे हैं। तो वो कौन से एक्सपेंडिचर्स होंगे आपके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसी पॉइंट को अगर हम कैपिटल में लेकर जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, दैट दीज एक्सपेंडिचर्स और इट इम्पैक्ट्स द एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट। स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट ये इफेक्ट करता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज की, तो लैंड बिल्डिंग परचेज करने का मतलब आपकी एसेट क्या हो गई, इंक्रीज। बट वेज बिल की पेमेंट की तो कोई इफेक्ट नहीं आया, कोई लायबिलिटी आपकी कम नहीं, पैसा भी आपका चला गया, आउटफ्लो भी हुआ बट कोई लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज नहीं हुई है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इसके मीनिंग को क्लैरिफाई करता है कि उसका इफेक्ट होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, these expenditures mainly focuses on welfare of economy। ये एक्सपेंडिचर्स किस लिए किए जाते हैं, वेलफेयर के लिए, ओल्ड एज पेंशंस देना, इंटरेस्ट पेमेंट्स करना, क्योंकि लोन्स लेके इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए हमने यूज किया है। तो ये किस पे फोकस्ड है, वेलफेयर पे, कि इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है इस तरह के एक्सपेंडिचर्स करना, दैट्स व्हाई दीज एक्सपेंडिचर्स आर डन। सो ये वेलफेयर का वर्क करते हैं। वहीं पे ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं दीज आर फोकस्ड ऑन जीडीपी ग्रोथ। इन एक्सपेंडिचर्स को क्यों किया जा रहा है, आप प्लांट मशीनरी परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज करते हैं, एसेट्स इंक्रीज करते हैं, सभी का मोटिव क्या है कि आप प्रोडक्शन कर सकें, और प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ। इट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन जीडीपी ग्रोथ, वो उसी के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो फोकसेस हैं उनके से रिलेट करता हुआ एक पॉइंट है यहाँ पे, दैट if you have high revenue expenditures, अगर गवर्नमेंट जो है
वो ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करती है, इट मीन्स दिस इज द साइन ऑफ poverty and we can say backwardness of the economy. क्या रीजन है कि हम ऐसा मेंशन कर रहे हैं कि एक बैकवर्डनेस का साइन है? बिकॉज जितने ज़्यादा इस तरह के एक्सपेंसेस आप करते हैं जो एसेट लाइबिलिटी को ना इंक्रीज कर रहा है ना चेंज कर रहा है, इट मीन्स वो जो आउटफ्लोज हैं वो लोगों के सर्वाइवल के लिए यूज़ किया जा रहा है, ना कि प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने के लिए। तो जब इस तरह की चीज़ों पे हम खर्चा करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं है, वो पर्टिकुलर पोर्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम कर रहे हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जितने ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं इट इज द साइन ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। बट इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, if there are high capital expenditures, अगर हम ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करें तो किस चीज का साइन है? दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ रहा है खर्चा? बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उन एरियाज में नहीं हो रही है और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो किसे उसमें इन्वॉल्व होना होगा? गवर्नमेंट को। तो हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किस चीज का साइन है? लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। और ये उस केस में होगा जब डिफ्लेशनरी स्पाइरल मार्केट में हो जाएगा। डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है? इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, कंटिन्यूस इंक्रीज in the same way deflationary spiral means continuous decrease in the common price level or the general price level। तो जब लगातार प्राइसेस गिर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स तो लॉसेस में है, तो क्या वो दोबारा कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? नहीं। तो वही केस होगा जहां पे गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करने होंगे। सो ये डिफरेंस है दैट व्हाट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड विद कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है तो आपको इन्हें लर्न करना है। नाउ द सेकंड डिफरेंस इज the next difference is revenue budget and between capital budget। ये आपका सेकंड पार्ट है जिसकी हेल्प से आप गवर्नमेंट बजट को डिस्कस कर सकते हो। एक हम पढ़ चुके हैं पहले जिसमें आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस को एक तरफ रख रहे हैं और रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यूज को एक तरफ रख रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर्स सेपरेट होंगे और रेवेन्यूज सेपरेट होंगे। बट इस केस में दोनों रेवेन्यूज एक पोर्शन में आ जाएंगे और दोनों कैपिटल और वी कैन से कैपिटल रेवेन्यू और बजट एक तरफ आ जाएंगे और आपका जो रेवेन्यू पोर्शन है जो इससे रिलेट करेगा वो दोनों एक तरफ आ जाएंगे। सो इन्हें हम डिफरेंस करते हैं इनके बीच में। फर्स्ट पॉइंट इज जो रेवेन्यू बजट है it includes revenue receipts and revenue expenditures। revenue receipts and revenue expenditures, it means दोनों पार्ट किससे रिलेट कर रहे हैं? रेवेन्यू से। in the same way capital budget includes capital receipts and your capital expenditures। फिर से दोनों कैपिटल पोर्शंस होंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग आपका एक पोर्शन रेवेन्यू और एक कैपिटल एक तरफ था, बट अभी हमने क्या कर दिया, रेवेन्यू को सेपरेट कर लिया और कैपिटल को हमने सेपरेट कर लिया। नाउ द सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस। ये अभी हमने डिस्कस किया कि आपका जो रेवेन्यू पोर्शन है, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हैं, वेज बिल, इंटरेस्ट पेमेंट, ओल्ड एज पेंशंस, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, या फिर आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, टैक्सेस, नॉन टैक्स पेमेंट्स कुछ नहीं दे रहा है, उसके बदले में कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, ना ही कोई एसेट सेल करने पे वो मिला है, तो इट मीन्स कोई इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, ये रिवर्स है, इट इम्पैक्ट्स एसेट लायबिलिटी स्टेटस।
ये इम्पैक्ट डालता है। सो इसमें इफेक्ट होगा, उस केस में इफेक्ट नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द मेन फोकस। जो आपका रेवेन्यू बजट है दैट इज फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये किस पे फोकस्ड होगा? लोगों के वेलफेयर पे। किस वे में फोकस होगा ये? यहाँ पे आप एक वर्ड पढ़ेंगे डीबीटी, इट मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली बेनिफिट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, तो जिस पर्सन को वो ओल्ड एज पेंशन मिली उसी पर्सन को उस पोर्शन का बेनिफिट मिल रहा है। तो एक तरीके से वेलफेयर तो होगा बट डायरेक्टली एक सिंगल पर्सन का, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। वहीं पे अगर हम इसको देखते हैं तो दिस पोर्शन इज फोकस्ड ऑन जीडीपी ग्रोथ और वी कैन से द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी के वेलफेयर पे है, बिकॉज इन दिस केस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज डन। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब भी इन्वेस्टमेंट करेगी इट मीन्स दैट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट और वो ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए होगी। तो डिफरेंसेस क्या हुए? दोनों में बेनिफिट है बट ये ऑन द होल इकोनॉमी के बेसिस पे, और ये क्या है पर्सनली, जिस पर्सन को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। नाउ द लास्ट पॉइंट, इफ वी हैव रिसीव्ड हाई रेवेन्यू रिसीट्स, अगर आपकी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, हाई हैं, तो ये क्या शो करेगा? रेवेन्यू रिसीट्स का इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि कैपिटल रिसीट्स जो है वो कम है और आपकी रेवेन्यू रिसीट्स अगर ज्यादा है तो इट मीन्स बोरोइंग जो है या फिर जो आपकी डिसइन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट ये दोनों ही कम है। आपके पास रेवेन्यू रिसीट ज्यादा है, इसका मतलब इनकम तो बढ़ रही है इसका, और इसको हम कंपेयर करेंगे आपकी कैपिटल रिसीट से, इट मींस जो कैपिटल रिसीट्स आती हैं जहां पे आपकी लायबिलिटीज क्रिएट होती है वो आपकी कम है, इसीलिए आपकी रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, ज्यादा है। तो किस चीज का साइन हो गया? ग्रोइंग इकोनॉमी का साइन हो गया। इट मींस आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इसीलिए आपके पास ज्यादा रेवेन्यू रिसीट्स आ रही है। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका। टैक्सेस कब इंक्रीज होते हैं? टैक्स रेट गवर्नमेंट कब इंक्रीज करती है? जब इनकम इंक्रीज होती है, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम आपकी इंक्रीज होती है, तो ऑटोमेटिकली वो किसका साइन है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, तभी तो पर पर्सन डिवीजन ज्यादा होता जा रहा है। तो वही केस होगा जहाँ पे आपकी इकोनॉमी ग्रोथ के लेवल पे चली जाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम उस पोर्शन में आते हैं तो अगर कैपिटल रिसीट्स आपकी बढ़ती हैं, हाई कैपिटल रिसीट्स हो जाती हैं, इट मीन्स वो क्या क्रिएट करती हैं? कंपल्शन फॉर बोरोइंग। इट मीन्स बोरोइंग आपके लिए नेसेसरी हो चुकी थी, तभी तो आपकी कैपिटल रिसीट्स बढ़ गई। और अगर आप बोरोइंग ज्यादा करते हैं तो दिस इज द साइन ऑफ बैकवर्डनेस। ये किस चीज का साइन होगा? दिस इज द साइन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोन लोगे, चाहे वो आरबीआई से हम लोन ले रहे हैं, पब्लिक से हम लोन ले रहे हैं, हम अब्रॉड से लोन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक तरीके से लाइबिलिटीज को क्रिएट करती जा रही है, बर्डन बढ़ रहा है, तो वो साइन है बैकवर्डनेस का। सो आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे आपको फर्स्ट 3 पॉइंट्स, स्ट्रक्चर, और आपको ये भी याद रखना है दैट स्ट्रक्चर इज आल्सो स्टडीड बाय द सेकंड टॉपिक और द मेथड दैट इज रेवेन्यू बजट और द कैपिटल बजट, एंड आफ्टर दैट द डिफरेंसेस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू बजट पोर्शन। सो ये आपको लर्न करना है और नोट्स में भी इसको आप मेंशन कर लेना। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज रिलेटेड विद द डेफिसिट्स। डेफिसिट का क्या मीनिंग होता है? डेफिसिट मीन्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यूज। जब गवर्नमेंट खर्चा तो ज्यादा कर रही है बट गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम होती जा रही है, वो डिक्रीज हो रही है, तो वो कौन सा केस होगा आपका? बजट डेफिसिट। सो बजट डेफिसिट में हम क्या डिस्कस करेंगे? 3 टाइप्स के डेफिसिट्स हमको डिस्कस करना है, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द मीनिंग दैट व्हाट इज बजट डेफिसिट। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन where
budget expenditures of the government are more than budget receipts. जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बजट रिसीट्स को एक्सीड कर जाए तो वो कौन सा केस होगा आपका? दैट इज द केस ऑफ बजट डेफिसिट. वो आपका क्या है? बजट डेफिसिट का केस है. तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की सिचुएशन में आ गई कि ज्यादा बोरिंग्स करनी होगी क्योंकि एक्सपेंडिचर्स तो ज्यादा हो गए और रिसीट्स क्या हो गई हैं? कम. तो गवर्नमेंट नुकसान में चल रही है, लॉसेस हैं, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट. बजट की कमी हो जाना मीन्स जब आपकी इनकम्स कम हो गई और आपके खर्चे बढ़ गए तो वो केस आपका डेफिसिट का केस होगा. तो इसे आप मेंशन कैसे कर सकते हो? इसका एक फॉर्मूला है दैट बजट डेफिसिट इज इक्वल टू, क्या मेंशन करेंगे हम? 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए. व्हेन योर टोटल एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया टोटल एक्सपेंडिचर. तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी आपकी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. दोनों एक्सपेंडिचर्स आपके आ जाएंगे जो भी खर्चा गवर्नमेंट करती है. टोटल एक्सपेंडिचर मींस रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल receipts. Again we are using here total receipts. It means revenue receipts plus capital receipts. कोई भी इनकम जो आपके पास आई वो रेवेन्यू है या कैपिटल है, उसे आप माइनस कर दो आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स में से. तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन आपका आएगा वो आपका क्या है? दैट इज योर बजट डेफिसिट. इट मीन उतने की कमी है गवर्नमेंट के पास, उसके एक्सपेंडिचर्स उतने ज्यादा हैं और उतनी रिसीट्स उसकी कम आई है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं कि बजट टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 10 करोड़ है जिसमें उसका रेवेन्यू है 5 करोड़ का प्लस उसका 5 करोड़ का ही कैपिटल, ये उसके एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के. अब इन्हीं एक्सपेंडिचर्स में उसकी टोटल रिसीट्स आ रही है उसके पास 8 करोड़ की, जिसमें उसकी रेवेन्यू रिसीट्स आई हैं 4 करोड़ प्लस उसकी कैपिटल रिसीट्स आई हैं 4 करोड़. तो 10 माइनस 8 ये उसके एक्सपेंसेस हैं और ये उसकी रिसीट्स हैं. तो एक्सपेंसेस में से रिसीट्स को माइनस कर दो, आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे? दैट इज 2 करोड़. तो ये जो 2 करोड़ है ये आपका क्या है? दिस इज योर बजट डेफिसिट. इतने का गवर्नमेंट को नुकसान है और इतने की गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है. तो अब गवर्नमेंट क्या क्या करेगी इस डिफरेंस को कवर करने के लिए? या तो वो लोन्स ले, आरबीआई की हेल्प ले, अब्रॉड से कहीं से पैसा उठाए, पब्लिक से कहीं से पैसा ले, या कोई भी तरीके से बोरिंग्स करके, मतलब ये बोरिंग्स का ही पार्ट है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करे. इट मीन्स जहां पे उसके एंटरप्राइजेस हैं उनको वो सेल आउट कर दे, अपने शेयर्स को सेल कर दे ताकि इनकम उसके पास है. तो इस तरीके से फिर गवर्नमेंट इसको मैनेज करेगी. प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? इस केस में बोरिंग्स बढ़ी और बोरिंग्स किस चीज का साइन है? बैकवर्डनेस का. आपको लोन लेना पड़ रहा है. इट मीन्स आपकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को अपने लेवल पे कंप्लीट कर सकें. तो आप किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे? लोन्स पे, बोरोइंग्स पे या डिसइन्वेस्टमेंट पे. डिसइन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लॉस क्रिएट करती है बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से या प्राइवेटाइजेशन की वजह से मैक्सिमम जो नेशंस हैं वो फॉरेन कंट्रीज में वर्किंग है और अपना जो पोजीशन है उसे होल्ड करने के लिए या उसे और ज़्यादा इस्टेब्लिश करने के लिए वो मैक्सिमम एरियाज में जब डिसइन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं. अब गवर्नमेंट ने कुछ सेल किया और फॉरेनर्स ने उसको परचेज कर लिया तो उससे क्या होगा? होल्ड किसका बनता जाएगा हमारे नेशन में? फॉरेनर्स. तो एक तरीके से दोनों ही चीजें क्या करेंगी? इकोनॉमी को बैकवर्ड कर देंगी. सो इसीलिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि डेफिसिट्स को टाइमली कंट्रोल कर लिया जाए. आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं. आप बजट डेफिसिट को BD मेंशन कर सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू BE माइनस BR. बजट एक्सपेंडिचर्स माइनस बजट रिसीट्स. इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप टोटल की बात कर रहे हैं जहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल आपकी दोनों आ गए बिकॉज हम क्या यूज कर रहे हैं? हम बजट यूज कर रहे हैं. यहाँ पे आपने ना रेवेन्यू लिया है ना कैपिटल. इट मीन्स इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं. बजट जहाँ पे आ गया तो आप ये मान के चलो रेवेन्यू प्लस कैपिटल.
सो आप उसे जब डिडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस आपके पास आएगा दैट इज योर बजट डेफिसिट। इसको आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, व्हेन योर बजट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन योर बजट रिसीट्स। सो ये आपका फर्स्ट पोर्शन है। नाउ टेक अ लुक अबाउट द टाइप्स एंड द मेजरमेंट्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ बजट डेफिसिट्स। अभी हमने मीनिंग डिस्कस किया सिर्फ कि बजट डेफिसिट होता क्या है। अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे विद द इम्प्लीकेशंस कि उसका क्या इफेक्ट आता है इकोनॉमी पे और गवर्नमेंट कैसे कोशिश करती है उसको कवर करने की या नॉर्मल करने की। तो 3 टाइप्स से हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू, देन फिस्कल एंड प्राइमरी। सो सबसे पहले हम आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पे। अब रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हो, इट मीन सिर्फ कौन से पोर्शंस आने वाले हैं, रेवेन्यू ही रिसीट्स होंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगी। कैपिटल का पोर्शन आप यहां से हटा दो, इसमें हमें उसको इंक्लूड नहीं करना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट? इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स over revenue receipts। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? सिर्फ रेवेन्यू की बात करोगे तो 2 ही चीजें आएंगी, एक्सपेंडिचर या फिर रिसीट्स। इट मींस जब आपका खर्चा ज्यादा है रेवेन्यू और आपकी रिसीट्स कम है। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है एक बार मेंशन कर लेते हैं, ध्यान आ जाएगा सभी को। टैक्स एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स आती है आपकी रेवेन्यू रिसीट्स में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आपके क्या आते हैं, आपका वेज बिल पेमेंट जो गवर्नमेंट करती है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट करती है, कोई सैलरीज जो गवर्नमेंट को देनी है, ये सब इसका पार्ट है। तो जब इस तरह की रिसीट्स तो आपकी कम हो जाए और ये आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाए, तो ये जो डिफरेंस है ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस योर रेवेन्यू रिसीट्स। ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में से आपने रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको ये पेमेंट जो करनी है ये आपकी 5 करोड़ की पेमेंट्स हैं और आपके पास रेवेन्यू रिसीट जो इनकम आपके पास आई गवर्नमेंट के पास वो आपकी 3 करोड़ की है। तो इसका मतलब जो 2 करोड़ है वो आपका क्या हो जाएगा? दिस इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? उतना गवर्नमेंट या तो वेलफेयर कम कर पाएगी या उसके लिए फिर से उसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा सेकंड ऑप्शंस पे जो कि मेनली बोरोइंग से रिलेट करती है। तो ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट का पोर्शन हो गया। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में अगर मेंशन करना चाहो तो RE माइनस RR भी मेंशन कर सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स। सो ये हमारा रेवेन्यू का पार्ट है। अब हम देखते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। जब इस तरह के डेफिसिट्स गवर्नमेंट के केस में आ जाते हैं तो गवर्नमेंट किस किस वे में इनको मैनेज करती है या इसका क्या इफेक्ट आता है इकोनॉमी के ऊपर। जब ये डेफिसिट्स होते हैं तो इन लॉसेस का क्या इफेक्ट आता है? So the first implication is सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा? The government may have to cut. The government may have to cut its expenditures. गवर्नमेंट को क्या करना होगा? अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना होगा। इस केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती किस लिए है? ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स और एनी स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किए थे उन सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स पे या जो कंट्री में होने वाले थे, जो डेवलपमेंट होने वाला था, उसके ऊपर जो खर्चा होगा उसे गवर्नमेंट को कम करना होगा। क्यों कम करना होगा? बिकॉज गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है पहले और रिसीट्स कम है, तो जो डिफरेंस है वो उसे कवर नहीं कर पाएगी।
तो जितना भी डिफरेंस आएगा उतना ही वेलफेयर प्रोग्राम्स पे हम कम इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ऑटोमेटिकली दिस लेड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। इसका इफेक्ट किस पे आ जाएगा? इट लेड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। उस ईयर में उतना ही कम सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट कर पाएगी, बिकॉज जब एक्सपेंडिचर्स ही कम हो गए तो अपॉर्चुनिटीज कम क्रिएट हुई, तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट किस पे आ गया? सोशल वेलफेयर डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट को फंड्स रेज करने होंगे, या तो वो कम कर रही है खर्चा, या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि एक्सपेंडिचर्स कम किए जा सके, या इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस होगा उन एरियाज में एक्सपेंडिचर्स कट करने से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सेकंड ऑप्शन क्या होगा? गवर्नमेंट रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स वर्ड सुनते ही माइंड में क्या आता है? लोन्स। आपको क्या लेने हैं? लोन्स लेने हैं, और लोन्स क्रिएट अ बर्डन फॉर फ्यूचर। लोन्स क्या करेंगे? रिपेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो इट मींस एक बर्डन है आपके फ्यूचर के लिए। तो एक तरीके से जितना ज्यादा बोरोइंग्स पे गवर्नमेंट डिपेंडेंट होगी उतनी ही उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कम होती जाएगी। कोई भी नेशन किसी दूसरे नेशन को हेल्प करने के लिए कब रेडी होता है? जब उसे लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है पूरी इकोनॉमी में या पूरे वर्ल्ड में। तो जितना ज्यादा कोई कंट्री बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट होगा अपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए भी, तो उतनी ही उसकी क्रेडिट वर्दीनेस डिक्रीज होती जाएगी, उसके ऊपर दूसरों का ट्रस्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो सेकेंड इशू, क्रेडिट वर्दीनेस डिक्रीज हो गई। नाउ द थर्ड पॉइंट, अब अगर यही सिचुएशंस रहती हैं तो गवर्नमेंट हो सकता है कि डिसीजन ले डिसइन्वेस्टमेंट का। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो बोरोइंग्स नहीं करना चाहती है, फिर भी पेमेंट की रिक्वायरमेंट तो है, तो गवर्नमेंट क्या करे? डिसइन्वेस्टमेंट करे। डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जिसे आप करते हैं रिटर्न्स के लिए, मींस पैसा इन्वेस्ट कर देना मार्केट में, वो आपको रिटर्न्स देगा। फॉर एग्जांपल हमने एक घर खरीदा और रेंट आउट कर दिया, तो रेंट आपके लिए क्या है? रिटर्न्स है। आपने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की या आपने किसी को लोन दिया तो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आपके लिए रिटर्न्स है। तो इन्वेस्टमेंट क्या करती है? रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। बट डिसइन्वेस्टमेंट क्या करती है? एसेट्स को डिक्रीज कर देती है। आपने पैसा लगाया था, आपने क्या किया? उसको बाहर निकाल लिया वापस। इट मीन्स आपने मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया था आपने उसको विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, और जैसे ही आप पैसे को निकाल लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे पैसा कैसे पहुंचेगा? यहाँ पे गवर्नमेंट शेयर्स को सेल करती है। कौन से शेयर्स को सेल करती है? जो गवर्नमेंट कंपनीज के हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर देती है। तो इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट होगी, पेमेंट तो आ गई गवर्नमेंट के पास बट उसकी ओनरशिप तो डिक्रीज हो गई, शेयर्स कम हो गए। तो एक तरीके से ये इम्प्लीकेशंस हैं कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट्स कंटिन्यू होते हैं तो गवर्नमेंट को ये डिसीजंस लेने होंगे, या तो एक्सपेंडिचर कम करे तो सोशल वेलफेयर कम कर सकती है, पॉसिबल नहीं है उसको बेटर करना, या फिर अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को कम करे, बोरोइंग्स करे और ये खर्चा पूरा करे, एक्सपेंडिचर्स कंप्लीट करे, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके अपनी मनी को विड्रॉ कर ले मार्केट से और उसके ऊपर जो इनफ्लोज आएंगे उनको इन एक्सपेंडिचर्स की जगह पे यूज करे। सो ये इम्प्लीकेशंस हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट इनको मैनेज करती है। डिसइन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि कई बार क्या होता है, जो शेयर्स सेल होते हैं जनरली उनको फॉरेन कंपनीज परचेज कर लेती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, उसका होल्ड किसके पास शिफ्ट हो जाता है? फॉरेनर्स के पास। तो ये भी एक बैकवर्डनेस का साइन है। तो इट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट क्या करता है? इकोनॉमी को बैकवर्ड ले जाता है, उसे जितना हमने डेवलप करके उस एरिया में पहुंचाया है वो उतना ही उसको बैक स्टेप कर देता है, पीछे कर देता है। सो ये वेज भी हो गए और इम्प्लीकेशंस भी हो गई। अगर हम इनको शॉर्ट पॉइंट्स में मेंशन करते हैं कि कौन कौन से वेज हैं जिससे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू डेफिसिट्स को मैनेज करने की कोशिश करती है, तो वो वेज क्या हो जाएंगे? सबसे पहला वे क्या होगा? गवर्नमेंट बोरोइंग कर ले, पैसा उठाए कहीं से भी, चाहे वो आरबीआई से ले, पब्लिक से ले या गवर्नमेंट से, दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट या किसी भी दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी नेशन से वो उस बोरोइंग को करे, या फिर वो क्या करे? डिसइन्वेस्टमेंट करे, अपने ही शेयर्स को सेल करे और इनफ्लो करे पैसे, या फिर वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करे। तो ये तीन वेज हैं जिसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट्स को मैनेज करने के लिए वर्क करती है। और एक्सपेंडिचर्स में आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, सब्सिडीज को कम कर देना, क्योंकि सब्सिडी के बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, तो कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
और जितनी सब्सिडीज गवर्नमेंट डिक्रीज करेगी उतने ही ज़्यादा इकोनॉमी का डेवलपमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को सब्सिडीज मिल रही हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, अब वो प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज कर देंगे। सो इस तरह के बेसिक इश्यूज भी क्रिएट होते हैं जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करती है। इसीलिए गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि बोरिंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट करके वो एक्सपेंडिचर्स को मिनिमम कम करे, ताकि जो भी प्रोग्राम्स उसने प्लान किए थे वो सारे एग्जीक्यूट किए जा सके।